तो कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल नवोदय अकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस के प्री बोर्ड पेपर को। ठीक है, और पेपर में आप देखेंगे तो पेपर हमारा 2.5 घंटे का है और इस पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर है और पेपर कोड मेरा क्या है KPS1। ठीक है, तो आज हम इसका जो खंड क है, खंड क में हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है, MCQ टाइप क्वेश्चन, और इस पूरे 20 क्वेश्चन से बना हुआ है। ठीक है, इन 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पहला मेरा सेक्शन खंड का जो सब सेक्शन है वो हमारा फिजिक्स से क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहले क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी नेचर है, उस पर हमें कमेंट करना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो अवतल लेंस की प्रॉपर्टी होती है वही हमारी अवतल लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वही हमारी उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और उत्तल दर्पण के केस में हम जानते हैं कि यह दर्पण कहाँ इस्तेमाल होता है, जो हमारी वाहन होती हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उसमें साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है। और हम उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण को जानते हैं कि जो हमारा साइड मिरर होता है उसमें हमेशा इमेज सीधा बनता है। यदि आप गौर से देखेंगे तो वह छोटा होता है, और यदि कोई चीज़ सीधा है तो वह आभासी होता है। ठीक है, यदि सीधा है तो आभासी होता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में जो भी हमारा इमेज बनेगा उसकी गुण क्या होंगी, वह सीधा, छोटा और आभासी होएगा। ऑप्शन में मैच कर लीजिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखिए, आभासी, सीधा व छोटा है। इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। हमारा यहाँ पे सीधा, छोटा, आभासी, तो यहाँ से मैच कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो ओम्स लॉ पर आधारित है। क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें दिया हुआ है 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक है, दैट मीन्स ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, दैट मीन्स ये हमारा रेजिस्टेंस प्रतिरोध दिया हुआ है। तो सेल से प्राप्त होने वाली धारा का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसमें हम V=IR लगा देंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यदि हम V=IR लगाएं तो V की जगह हमारा क्या दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, R दिया हुआ है 3 ओम, तो V की जगह 1.5 पुट कर दिए और I R की जगह 3 पुट कर दिए। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों 1.5/3। 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आई की वैल्यू, 3×5=15, एक अंक में दशमलव तो दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा हुआ है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। यदि हम स्वस्थ नेत्र की बात करें तो हमारे स्वस्थ नेत्र के लिए हमारा जो निकटतम बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है, और जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर होता है। इस प्रश्न में हमसे दूर बिंदु की बात किया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अनंत पर। परंतु यदि हम निकटतम बिंदु पे हमारा क्वेश्चन बनेगा तो क्या आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अनंत पर, क्योंकि हमसे क्या पूछा हुआ है, दूर बिंदु। अगले सवाल में हमसे क्या पूछा है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गतिमान आवेशित कण जो होते हैं वह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक गतिमान कण उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये जो कथन सभी दिए हुए हैं हमारे किसके आधार पर हैं बच्चों, प्रकाश, लाइट के प्रॉपर्टी के आधार पर है। तो पहला कथन हमारा क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बात सही है, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारा नेचर क्या होता है, ये वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश तो आ रही है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आ रही है, तो हमारा जो वायुमंडल है क्षोभमंडल तक ही केवल सीमित है, अर्थात 15 किलोमीटर, 10 से 15, 18 किलोमीटर तक के रेंज में है। लेकिन सूर्य हमसे कितना दूर है, 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो बीच में हमारा क्या हो रहा है, वैक्यूम आ रहा है। ठीक है, वहाँ से भी प्रकाश हमारे पास पृथ्वी तक आ रही है, अर्थात प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या ऑप्शन दिया हुआ है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ पे यदि एक मैं मोमबत्ती जला दूं, ठीक है, और इस मोमबत्ती को तो इसका प्रकाश ऐसे जाएगा। यदि हम यहाँ पे एक पाइप लगा के देखें तो प्रकाश हमें आता हुआ दिखाई देगा, परंतु यदि इसी पाइप को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो ये हमें प्रकाश आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। इस तरीके से ये प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। तो इसमें बोल रहा है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग होती है क्या, इसमें देख लेते हैं, बुक्स में आपको डिफिनेशन दिखा देता हूँ। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, लंबवत कंपन होता है संचरण की दिशा के। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग में हमारा जो कंपन होता है
और संचरण दोनों समान दिशा में होती है, दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। तो प्रकाश वाले चीज़ में दोनों लंबवत होती हैं, परंतु इस आधार पे हम देखें तो प्रकाश हमारा क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि लंबवत है, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ये ऑप्शन नंबर डी मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा इसमें से कौन सा कथन इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे लगता है कि मिसप्रिंटिंग है। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को नहीं, विद्युत धारा को मापने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है, ए मीटर के द्वारा। इस तरीके से इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमीटर, ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो बच्चों होती है वह एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट, कभी दूसरे को काटती नहीं है। यदि ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो हमारा यही लिखा हुआ है कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोला है परस्पर काटती हैं, तो परस्पर काटती नहीं, जब काटती नहीं है तो काटती वाला ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। और एक बिंदु पर मिलती हैं, मिलेंगी तो काटेंगे, इस तरीके से ये भी नहीं हो पाएगा। सदैव समांतर होती है, सदैव समांतर होती हैं, ये बोलना उचित नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इस तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है Fe2O3 + 2A और ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो मैं बोला ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे है। मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील हमारा जो मेटल है वह अपने से कम अभिक्रियाशील वाले मेटल को उसके जो हमारा साल्ट है उससे उसको डिस्प्लेस कर रहा है, उससे उसको विस्थापित कर रहा है। यह रिएक्शन हमारा रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर होता है। रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने मैं यहाँ से लिखा हूँ, इसको याद करने का तरीका क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। उसके बाद क्या बोलेंगे बच्चों, चा, और लास्ट वाले दोनों में यू ऐड करिए, बीच वाले में जी। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर आएगा वह अपने से नीचे वाले एलिमेंट को हटा सकता है। यदि आप यहाँ देखिए तो Fe यहाँ है, Fe यहाँ है और एल्युमिनियम यहाँ है। तो Fe से ऊपर एल्युमिनियम आ रहा है, तो यह Fe को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ इस रिएक्शन में देखिए Fe को एल्युमिनियम हटा रहा है। इस तरीके से कौन सा अभिक्रिया हुआ हमारा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाले धातु हैं। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु वही होगा जो हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में आएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपके लिए मैं लिख ही दिया हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है मेरा, ये लिखा हुआ है। तो देखिए H, यहाँ पे H है, तो H के ऊपर यदि कोई एलिमेंट आता है, ठीक है, वह यदि इस रिएक्शन में होगा तो हम उसको बोल देंगे कि वो हटा सकता है। तो जिंक को देख लेते हैं। तो जिंक देखिए यहाँ हमारा ऊपर आ रहा है। Cu को देखिए, तो Cu देखिए हाइड्रोजन के नीचे ही है। और अगला हमारा क्या है, Cu के बाद Ag है, देखिए Ag भी नीचे है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है उसके बाद Hg भी नीचे है। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, जिंक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जस्ता धातु HCl से क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। तो ये क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, तो 9th में जो मैं पूछा था उसी को अब यहाँ रिएक्शन के अकॉर्डिंग बोल दिया है। तो हम जस्ता ले लेते हैं, जिंक को HCl से रिएक्ट करा देंगे तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, ZnCl2 बनेगा प्लस H2 गैस निकलेगी। और इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और इन जनरल यदि किसी भी हम मेटल का, ठीक है, एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, दैट मीन्स H2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमें इस यौगिक का नाम बताना है, ये IUPAC से है। तो मैं आपको बताया हूँ ऐसे कोई भी चीज़ हमारी आती है जिसका हमें नॉमेनक्लेचर बताना है। तो हम पहले देखते हैं इसमें कितने कार्बन एटम है, और हम नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमारा क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है। मतलब हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करें इसको तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो इसमें हमारे कितने आ रहे हैं, हमारे कितने आ रहे हैं, कार्बन 3 आ रहे हैं। तो आपको मैं बताया हूँ कि एक कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिथ। 2 कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिथ इथ। 3 कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप। तो यहाँ पे इस प्रॉप तो आ गया। अब देख लेते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप हमारा क्या होता है, CHO ग्रुप हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड। इसके लिए हमारा क्या होता है, सफिक्स अल होता है, तो प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनल। तो प्रोपेनल देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो प्रोपेनल ऑप्शन नंबर ए में ही है। इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनल।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। तो हम जानते हैं कि असंतृप्त यौगिक में हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, और संतृप्त में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन के अनुसार प्रोसीड करें तो एथिलीन में हमारा डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, और हालांकि यहाँ पे एथिलीन है तो ट्रिपल बॉन्ड ही होगा। इस तरीके से असंतृप्त यौगिक कौन सा हो जाएगा हमारा बच्चों, एथिलीन। केमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यदि किसी भी चीज़ का पीएच मोर देन 7 है तो वो हमेशा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है, मतलब क्षारकी होगा। और किसी चीज़ का पीएच हमारा 7 है तो वो न्यूट्रल होता है हमेशा, न्यूट्रल मतलब उदासीन होगा। यदि किसी चीज़ का पीएच लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो हमेशा अम्लीय अर्थात एसिडिक होता है। हमसे पूछ रहा है यहाँ पे प्योर वाटर के बारे में, शुद्ध जल के बारे में। तो प्योर वाटर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल का पीएच कितना होता है बच्चों, 7 होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच कितना होगा बच्चों, 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं बायो की। अब बायो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पराग कणों व पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण का कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, परागण बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमसे पूछ रहा है एक शकर क्रॉस का जिन प्रारूप अनुपात होता है, तो अनुपात क्या होता है बच्चों, 1:2:1। बायो में क्या कॉन्सेप्ट बताएं, बायो तो लर्न करेंगे तभी हो पाएगा। समझने वाली चीज़ें कुछ हैं, तो हमारा केवल लाइव प्रोसेस जो है उस चैप्टर में अधिक से अधिक चीज़ें हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर में पूछा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों, रिस्पिरेशन अर्थात श्वसन में। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन Hb होता है, इसको Hb द्वारा निरूपित करते हैं। यह ऑक्सीजन से कंबाइन होकर सेल्स तक इसको ले जाता है HbO2 के फॉर्म में, जहाँ पर रिस्पिरेशन श्वसन की प्रक्रिया होती है, और जो फूड हम जो ग्रहण किए होते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बच्चों, श्वसन में। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछा है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। तो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त के बारे में हमसे बात कर रहा है। तो अशुद्ध रक्त है ये, कौन सा रक्त है बच्चों, अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त को हमें अब वहाँ पे उसको प्योर बनाना है, उसको प्योरीफाई करने के लिए उसको हम कहाँ भेजेंगे बच्चों, फेफड़े में भेजेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, लंग्स, फेफड़े में अर्थात फेफड़े में। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा है, मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन बच्चों हाइड्रा में पाया जाता है। मैं आपके लिए एनसीईआरटी का यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखिए मुकुलन कहाँ पाया जा रहा है, हमारा हाइड्रा में पाया जाता है। ये मुकुलन एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसको आप सभी लोग लर्न कर लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है कि जैविक घटक कौन है, बायोटिक कंपोनेंट कौन है। तो जैविक घटक हमेशा मेरे क्या होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक। दैट मीन्स ये तीनों ही जो हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ये तीनों के तीनों ही हमारे जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है कि चित्र में ABC भाग किस क्रम में होते हैं। तो एनसीईआरटी के इस डायग्राम को आप देखिए। तो इस डायग्राम में देखिए हमारा जो ए है वो यहाँ पे है। तो ए में मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले प्रांकुर। तो ऑप्शन में पहले मेरा क्या आएगा, प्रांकुर। तो प्रांकुर देखिए इन दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, बी वाला पार्ट मेरा जो ये है, इस पार्ट को बोल रहा है बी। तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका नाम क्या दिया हुआ है बच्चों, इसका नाम क्या दिया हुआ है, बीज पत्र। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, बीज पत्र। तो यहाँ पे प्रांकुर के बाद देखिए बीज पत्र है। और सी कहाँ दिया हुआ, इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, मूलांकुर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलांकुर। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।